चलिए भाई, आज कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य तौर पर आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, सारा मामला कॉन्सेप्ट का है, तो चीज़ों को थोड़ा समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, टोटल जो डिस्कशन होगा आपका कॉन्सेप्चुअल है। हेडिंग मैंने बनाया हुआ है, आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को दिया है वो क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। वो है आपका डिफरेंट aspects ऑफ फेडरलिज्म। मतलब आपको ये देखना है कि जिसको हिंदी में संघवाद कह देते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो संघवाद के कुछ और भी क्या है, प्रकार हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि संघवाद के प्रकार, या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि संघवाद के विभिन्न क्या हैं, पक्ष। अगर आप इंग्लिश में कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर तो उसको कहा जाएगा संघात्मक व्यवस्था, और अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो फेडरलिज्म, उसको क्या कहा जाएगा, संघवाद कह देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि मैं हिंदी में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि संघवाद के विभिन्न पक्ष, आप विभिन्न पक्ष भी कह सकते हैं हिंदी में इसको, आप विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए समझना कैसे है। नॉर्मली अगर आपने लिखा कि एक टर्म्स आपको मिलता है फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म को आपने हिंदी में क्या कह दिया है, आपने संघवाद कह दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है, देखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, नॉर्मली जो आपका फेडरलिज्म है ना, उसको देखने का तरीका जो है, तो उसको देखने का तरीका आपका ये है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकल फेडरलिज्म। ये जो बातें फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, ये थोड़ा बहुत अलग से मैंने उठाया है। ठीक है, वर्टिकल फेडरलिज्म, मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। हिंदी में इसको कहते हैं उर्दू संघवाद। ठीक है, तो नॉर्मली जो मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ाया है ना, सामान्यतः जो हम लोग संघात्मक व्यवस्था पे बात करते हैं, तो वो जो संघात्मक व्यवस्था है असल में एक प्रकार का क्या है, आपका वर्टिकल फेडरलिज्म है। एक प्रकार का क्या है, वर्टिकल फेडरलिज्म, आप इसको मान के चलेंगे। और वर्टिकल फेडरलिज्म जो है, इसमें जो आपके रिलेशंस काम करते हैं, देखना मेरी बात को, इसमें जो आपके रिलेशंस काम करते हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर कार्य करते हैं। ये चीज़ें समझने की हैं, आपका ध्यान यहाँ कभी जाएगा भी नहीं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आ गया ना, एग्जामिनेशन में जो आएगा, जिस तरीके से आएगा मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों की परीक्षाओं में आता है तो आप इसको टच नहीं कर पाओगे। ये बताना बहुत आसान काम है कि संघात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं पे का उल्लेख करें। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन नॉर्मली जो हमने प्रीवियस क्लासेस में है ना, हमने जो पुरानी क्लासें पढ़ी हैं, तो हमने पुरानी क्लासों में जिस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था को समझने की कोशिश की है, तो जिस प्रकार से हमने संघात्मक व्यवस्था को समझने की कोशिश की है, तो वो जो आपका फेडरल सिस्टम है इंग्लिश में, या उसको अलग से हम कह देते हैं संघवाद, या कहेंगे फेडरलिज्म, वो अपने आप में एक प्रकार का कैसा फेडरलिज्म है, उसको कहा जाता है वर्टिकल फेडरलिज्म कहा जाता है। और ये जो आपका फेडरलिज्म है, इसमें अगर आप रिलेशंस की बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया एरो के माध्यम से, कि रिलेशन जो आपका फंक्शन करेगा वो ऊपर से क्या करेगा, आपका नीचे की ओर से करेगा। क्या करेगा, नीचे की ओर करेगा। मैं अभी अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाता हूं। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है कि फेडरल स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देता है, डिवीजन ऑफ पावर्स आपको दिखाई देता है, शक्तियों का विभाजन आपको दिखाई देता है। तो मैंने कहा कि शक्तियों का विभाजन आपको किसके बीच में दिखाई देता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपको दिखाई देता है। कल भी आपने समझा है, पहली क्लास में भी आपने समझा है। तो वर्टिकल जो आपका फेडरलिज्म है, उसका मतलब क्या है कि रिलेशन अगर ऊपर से नीचे की ओर है तो रिलेशन ऐसे है। रिलेशन क्या ऐसे है, नंबर 1 पे आपको क्या दिखाना होता है, सेंटर, यानी कि आपको क्या दिखाना होता है, केंद्र आपको दिखाना होता है। नंबर 2 पे आपको क्या दिखाने होते हैं, आपको स्टेट्स दिखाने होते हैं। और नंबर 3 पे आपको क्या दिखानी होती है, लोकल अथॉरिटीज आपको दिखानी होती हैं।
अगर आप एनसीईआरटी के माध्यम से संघात्मक व्यवस्था को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपको पढ़ाने की कोशिश करती है कि संघात्मक व्यवस्था में, जो मैंने पहले ही आपको बता भी दिया है कि संघात्मक व्यवस्था में सरकारों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं, है ना। यानी कि फेडरल जो सिस्टम आपका है उसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई देती है। तो वो जो गवर्नमेंट की डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई देती हैं, सरकार की जो विभिन्न परतें आपको दिखाई देती हैं, एनसीईआरटी में खुद इस मुद्दे को उठाया गया है कि उन परतों को नॉर्मली आप 3 प्रकार से बांट के देख सकते हैं। सबसे पहला पोजीशन किसका रहेगा? सेंटर। देन आपके क्या होंगे? राज्य होंगे। उसके बाद क्या होंगे? आपके लोकल अथॉरिटीज होंगे। और इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हायरार्की सिस्टम ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। हायरार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनमें जैसे नंबर 3 पे आपका लोकल अथॉरिटीज है, तो लोकल अथॉरिटीज हमारे यहाँ पे क्या होती हैं? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आपका होता है ना, नगर पालिकाएं आपकी होती हैं, विलेज पंचायत आपकी होती है, ग्राम पंचायत आपकी होती हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर आप ऐसे बढ़ाएंगे तो सबसे नीचे आपको लोकल अथॉरिटीज आपको लेकर के चलना है। देन उसके बाद आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आप स्टेट से लेकर चलेंगे, और लास्ट वन आप क्या लेकर चलेंगे? सेंटर। सेंटर को सबसे ऊपर इसमें रखा जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे राइटर को पढ़ने की कोशिश करोगे तो अच्छा राइटर आपको सिखाएगा कि फेडरल स्ट्रक्चर को नॉर्मली जिस सेंस में डिस्कस किया जाता है, तो नॉर्मली जिस सेंस में डिस्कस किया जाता है उनमें हम जो पढ़ते हैं असल में वो अपने आप में एक प्रकार का क्या है? वर्टिकल फेडरलिज्म है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों के परीक्षाओं में कई बार मुद्दा उठा है, सहकारी संघवाद किसे कहा जाता है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसे कहा जाता है। अब सहकारी संघवाद को लेकर के आप कितने भी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के आपके पास अपना कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप परीक्षा में लिख नहीं पाओगे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे जोड़ के दिखाता हूं कि सहकारी संघवाद जो आज ही आपको पढ़ना है, तो सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि वो इस रिलेशन को तोड़ना चाहता है। वो क्या है? इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में या फेडरलिज्म में जो वर्टिकल रिलेशंस आपको दिखाई देते हैं, इन रिलेशंस को तोड़ के दिखाएगा। और तोड़ के कैसे दिखाएगा वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में फिलहाल अब ये बात डालो कि एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्या आता है जिसको हम नॉर्मली क्या कह देते हैं? वर्टिकल फेडरलिज्म कहते थे। तो ये जो आपका वर्टिकल फेडरलिज्म है ये कोई नई बात नहीं है। ये आपका कहाँ से निकला है? ये आपका वहीं से निकला है जिस सेंस में या जिस तरीके से आपने फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रखा है। और जैसा मैंने एक प्रीवियस क्लास में आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो किसके साथ डील करता है? तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ डील करता है, यानी कि सरकारों की विभिन्न परतों के साथ डिस्कशन करने की बात करेगा। तो सरकारों की विभिन्न परतें आपको इस प्रकार से दिखाई देती है और इनमें रिलेशंस हैं, समझ लो, ऊपर से नीचे की ओर। इनमें रिलेशन कैसे दिखाना है? ऊपर से नीचे की ओर। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे सेंटर को रखा जाएगा, देन आप राज्यों को रखेंगे, और सबसे लास्ट में आप किसको रखेंगे? लोकल अथॉरिटीज को रखेंगे। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में कैसे प्रिवेल होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आपके पास है, आपके पास नगर पालिकाएं हैं और ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट आपके पास है। और मैंने आपको यही बता दिया है कि इसको हायरार्की सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म कहा जाता है, या इसको हायरार्की सिस्टम ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपके डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको दिखाई देती है ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से क्या होती है? कनेक्टेड होती है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या होती है? डिपेंड भी होती है। तो एक चीज़ तो ये है, सारा कहानी कॉन्सेप्ट का अगर आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आप बड़ी आसानी से बातों को लिख करके आ सकते हैं। अब इधर आओ, हिंदी में इसको नोट कर लेना, हिंदी में इसको ये कहा जाता है ना। ये शब्द बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। आप इससे काम चला सकते हैं, अगर ये संपूर्णता में ना जा रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इससे अपना काम अवश्य चला सकते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर, उसको इंग्लिश में कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म। हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म। और इसके लिए हिंदी में एक शब्द मैं आपको देना चाहूँगा, इसको हम कह सकते हैं क्षैतिजीय संघवाद। क्षैतिजीय संघवाद। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है ये है आपके काम की चीज, है ना। ये वाला तो आपने सेक्शन पहले डिस्कस कर लिया है, इसको बाद में हम नए तरीके से जोड़ेंगे।
और मैंने इसके बारे में जो मुझे आपको समझाना था मैंने फिलहाल आपको समझा भी दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है ये आपकी काम की चीज़ है। अगर इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ गया या मान लीजिए इस पर ही अलग से टिप्पणी लिखने के लिए आ गया तो आप फंस जाते हैं। आपने संघात्मक व्यवस्था पूरी डिस्कस कर ली है, संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं भी आपने पढ़ ली हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह की जो शब्दावलियां हैं, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आती हैं, अगर उन पर कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको आ जाएगा तो आप फंस सकते थे। मैंने कोशिश ये की कि मैं आपको इनको समझा के चलूँ। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है इसके बारे में पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है, पहली बात तो क्या है कि ये अपने आप ही न्यू कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। है ना, यानी कि संघवाद की क्या है? हाँ, संघवाद की आप हिंदी में कह सकते हैं कि नई परिकल्पना है। संघवाद की नई परिकल्पना है या नई क्या है आपकी अवधारणा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इन इंडिया नो इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन prevails regarding this। समझ लो, इससे संबंधित भारत में कोई प्रभावशाली संवैधानिक प्रावधान नहीं। ठीक है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है इसके बारे में दो बातें फिलहाल आपको पता होनी चाहिए कि ये संघवाद की नई परिकल्पना है या नई अवधारणा है। इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। और मैंने साफ साफ कहा कि इससे संबंधित भारत में, ठीक है, इससे संबंधित भारत में आप क्या कहेंगे? कोई प्रभावशाली संवैधानिक प्रावधान आपको नजर नहीं आता। यानी कि इन इंडिया नो इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रिवेल्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है। अब चिंता किस बात की है? देखिए चिंता इस बात की है ना। इसको आपको कैसे समझना है, आप अपनी बातें बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और मैं इधर से इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। और बीच में हम किसको रहने देते हैं? केवल हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म को हम रहने देते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल जो आपका फेडरलिज्म है इसका अपना कन्फ्यूजन क्या है, आप इस बात को समझेंगे। सारी बातें समझने वाली हैं। इसका अपना कन्फ्यूजन क्या है? तो इसका अपना कन्फ्यूजन ये है, बड़ी आसानी से आप अपनी बातों को समझ सकते हैं, है ना। इसका कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप कन्फ्यूजन की बात करेंगे तो देखिए अगर आप यूएसए की तरफ जाएंगे या अगर आप भारत की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है ये हर जगह फिलहाल काम करता हुआ आपको दिखाई देगा और इसका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। कोशिश करिएगा कि यूएसए में जो आपका है, यूएसए का जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, तो इसमें एक और क्या आपका सेंटर है और एक और क्या आपके स्टेट्स है, ये तो हमने डिस्कस किया है। और भारत में जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है तो उसमें हमने क्या कहा है? एक और क्या आपके सेंटर है और एक और क्या आपके स्टेट्स है। क्या है? स्टेट्स है। और मैंने बार बार आपको बताने की कोशिश की है कि चाहे बात यूएसए की हो चाहे बात भारत की हो, आपको दोनों ही जगह डिवीजन ऑफ पावर लेके चलना पड़ेगा। आपको दोनों ही जगह डिवीजन ऑफ पावर लेके चलना पड़ेगा, यानी कि शक्तियों का विभाजन या शक्ति का विभाजन आपको दोनों जगह लेकर के चलना पड़ेगा।
आपको डिवीजन ऑफ पावर क्या है यहाँ पर भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, अब एक बात समझो कि इसमें कल मैंने आपको क्या पढ़ाया, कल की बात को जोड़ते हैं। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है, आप भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे, आपने पढ़ा होगा। कल मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर आप, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर को, कल मैंने ये बात आपको पढ़ा रहा था मैं कि अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर को, अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर को कामयाब बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको कामयाब बनाना चाहते हैं या आप उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो आपकी एक नीड बनती है। आपकी नीड कैसी नीड है, आपकी जो नीड है, जो आपकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता किसके साथ जोड़नी है, जुडिशरी के साथ जोड़नी है, यानी कि किसके साथ जोड़नी है, न्यायपालिका के साथ आपको जोड़ के चलनी है। तो कल बताइए मैंने आपको कैसी न्यायपालिका बताई थी। अगर आप संघात्मक व्यवस्था को सफल बनाना चाहते हैं, है ना, तो जो आपकी आवश्यकता बन के आती है कि एक न्यायपालिका के साथ अपनी उस आवश्यकता को आपको जोड़ के चलना है। और मैंने कल आपको बताया था कि न्यायपालिका जो आपकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो क्या कि न्यायपालिका जो हो वो क्या हो, सुप्रीम हो। न्यायपालिका क्या हो, आपकी सुप्रीम हो, यानी कि सर्वोच्च हो। और मैंने कल आपको बताया था कि न्यायपालिका आपकी क्या हो, अनबियास्ड हो, यानी कि क्या हो, निष्पक्ष हो। क्या कैसी हो, निष्पक्ष हो, यानी कि न्यायपालिका आपकी कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और मैंने बताया था कि न्यायपालिका आपकी क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी कि क्या हो, आपकी इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। यानी कि न्यायपालिका हो आपके पास, लेकिन न्यायपालिका कमजोर न्यायपालिका कार्य नहीं कर पाएगी। न्यायपालिका आपको कैसी चाहिए, मजबूत न्यायपालिका आपको चाहिए होगी। और मैंने बताया था कि न्यायपालिका का करैक्टर कैसा होना चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो ये जो न्यायपालिका ऐसी हमने कल जोड़ी थी, इसका पर्पज मैंने कल आपको क्या बताया था, तो इसका जो पर्पज है, इसका जो पर्पज है, यानी कि इसका उद्देश्य मैंने कल आपको बताया था कि भाई अगर मान लीजिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई भी गतिरोध पैदा होता है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी गतिरोध पैदा होता है, यानी कि अगर कोई भी क्या होता है, डेडलॉक अराइज होता है, कोई भी गतिरोध पैदा होता है, कोई भी डेडलॉक अराइज होता है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए, यानी कि उसका समाधान निकालने के लिए, उसका समाधान यानी कि उसको रिजोल्व कौन करेगा, तो उसको रिजोल्व कौन करेगा, यही न्यायपालिका करेगी। क्या करेगी, यही न्यायपालिका करेगी। तो कल मैं आपको यही तो बता रहा था कि न्यायपालिका की जो आपकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर आप मजबूत न्यायपालिका को हटा दोगे तो ये जो आपका डिवीजन ऑफ पावर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस डिवीजन ऑफ पावर को लेकर का आयोजन क्या होगा, ये केंद्र और राज्य जो आपस में लड़ते रहेंगे, है ना। तो जब ये केंद्र और राज्य आपस में लड़ते रहेंगे तो जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है उसका तो पर्पज ही खत्म हो जाएगा ना। उसका पर्पज तो इस बात पर डिपेंड करता है कि भी आपस में मिलकर कार्य करें, क्या कर, आपस में मिलकर कार्य करें। तो इस बात को जोड़ा गया है। मैंने कल आपको बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर को जिस सेंस में हमने पहले डिस्कस किया है, अगर आप उसी सेंस में उसकी कामयाबी सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसकी जो सक्सेस है उसको एश्योर करना चाहते हैं, तो आपको नीड क्या होगी, एक न्यायपालिका की होगी, एक जुडिशरी की आपको नीड होगी। और वो जो न्यायपालिका है कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत ही इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली होनी चाहिए, अनबियास्ड यानी कि निष्पक्ष होनी चाहिए, सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट यानी कि क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और इसका पर्पज हमने कल जोड़ा, आज फिर जोड़ लिया है, क्योंकि यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। पूरा कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये एक बार दिमाग में आ गया तो टिप्पणी आपकी ग्रिप में आ जाएगा, ये बात आप समझ लेना। तो पर्पज आप लोग समझ पा रहे हैं। पर्पज ये कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो आपका डिवीजन ऑफ पावर आपको नॉर्मली प्रिवेल होता है, अगर इसको लेकर के कोई गतिरोध है, कोई समस्या, कोई डेडलॉक है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो उसका समाधान, उसको रिजोल्व कैसे किया जाएगा, जुडिशरी कर देगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहता है कि भाई ये तो नाइंसाफी है। आप समझना बात को, मैंने क्यों जोड़ी ये बात। हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहता है कि ये तो नाइंसाफी है। आपने ये तो बता दिया है कि फेडरल स्ट्रक्चर में जिस तरीके से केंद्र और राज्यों के मध्य डिवीजन ऑफ पावर आपको दिखाई देता है, और अगर इस डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के इनके बीच कोई समस्या पैदा हो जाती है,
तो उस समस्या को रिजोल्व आप कैसे कर पाएंगे? तो आपने न्यायपालिका जोड़ दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपने बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्रभावशाली न्यायपालिका आपने जोड़ के दिखा दी है, लेकिन ये फिर भी नाइंसाफ़ी है। ये क्या है? ये फिर भी नाइंसाफ़ी है। अब देखिए भारत का एग्जाम्पल लीजिएगा। भारत में एट प्रेजेंट आपको ये जो राज्य रूपी इकाइयाँ हैं, क्या कहता है हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, भारत में एट प्रेजेंट आपको क्या कि जो राज्य रूपी इकाइयाँ हैं क्या दिखाई देती हैं आपको? 20 स्टेट्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म में जो आपको चिंता जोड़नी है ना, वो इनकी जोड़नी है, इकाइयों की, इनकी जोड़नी है, इनकी चिंता आपको जोड़नी है। और हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म आपको साफ साफ ये समझाने की कोशिश करेगा कि भैया हमारी भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं, हमारी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मान लीजिए हम में अगर आपस में विवाद हो जाता है, अगर हम में आपस में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा भी तो होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर हम में आपस में विवाद होगा, अगर हम एक म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट के ग्राउंड पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर का पर्पज ही प्रभावित हो जाएगा। यह है कहानी। यानी कि हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म में जो आपको चिंता जोड़नी है, आपको इन दोनों की चिंता नहीं जोड़नी है, आपको केवल राज्य रूपी इकाइयों की चिंता जोड़नी है। और राज्य रूपी इकाइयां जैसे भारत में आप कहेंगे कि 28 राज्य हैं, है ना, तो ये चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमारे बीच में कोई आपसी वाद विवाद होता है तो आपसी वाद विवाद का जो निपटारा होगा उसको जब आप रिजोल्व करने की बात करोगे तो आपके सामने क्या मैकेनिज्म है, क्या व्यवस्थाएं आपके पास हैं। तो ये इस तरीके से ये चिंता है संवैधानिक मामलों की जानकारों की। और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपोनेंट हैं उन्होंने ये एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का कार्य किया है और ये अपेक्षा की है देशों से कि जहाँ जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर कार्य कर रहा है वहाँ वहाँ हॉरिजॉन्टल जो आपका फेडरलिज्म है इसको इस्टेब्लिश किया जाए और इसको आप जितना भी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं उतना फ्लेक्सिबल आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि राज्य रूपी इकाइयों की संख्या अधिक है। और अगर वो आपसी झगड़े को लेकर के, आपसी वाद विवादों को लेकर के, आपसी परेशानी को लेकर के अगर कन्फ्यूजन की कंडीशन में है तो उसका रिजोल्व किया जाना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बस दिमाग में बैठा लो आप, तो सारी कहानी क्या हो जाएगी आपके दिमाग में अपने आप ही क्या हो जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये चिंता बहुत ज़्यादा कहते हैं कि संवैधानिक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी चिंता को बाहर लाने के लिए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है इसको क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। कहानी क्या है देखिए, कहानी ये कि ये जो आपकी राज्य रूपी इकाइयां हैं, यानी कि जो आपके स्टेट्स आपको एज अ यूनिट्स जो आपको दिखाई देते हैं, तो ये देखिए क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ये क्या होते हैं, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, होते नहीं होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और अगर ये इंटरकनेक्टेड हैं तो सीधी सी बात है, अगर भारत के नक्शे की आप बात करोगे तो भारत के नक्शे में सारे के सारे राज्य जो क्या है, इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है। तो ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इतने समझदार आप लोग हैं कि अगर ये इकाइयाँ आपको इंटरकनेक्टेड आपको दिखाई दे रही हैं तो इनमें दो तरह की बातें आप कर सकते हैं। इनमें क्या हो सकता है, इनमें म्यूचुअल आपका कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं, पारस्परिक गतिरोध आप कह सकते हैं, है ना, ये भी आपको दिखाई देगा। और एक और आपको दिखाई देगा, इनमें म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी कि पारस्परिक सहयोग भी आपको दिखाई देता है। हमारी बात सुन। अब अगर हम संघवाद की बात करें तो इतने तो आप लोग अभी जागरूक हो गए होंगे, क्या संघवाद इनसे ये एक्सपेक्टेशन कर पाएगा, क्या संघवाद इनसे अपेक्षा कर पाएगा कि इनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो क्या हो, पारस्परिक गतिरोध के आधार पर कार्य करें? नहीं ना। संघवाद की अपेक्षा क्या है, संघवाद की अपेक्षा ये कि इनके बीच के रिलेशन क्या है, पारस्परिक सहयोग के धरातल पर कार्य करें, यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के धरातल पर कार्य करें। लेकिन हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म आपको सिखाना चाहता है कि ये जो आपकी स्टेट्स होते हैं ना, ये जो इसमें राज्य रूपी इकाइयाँ आप देख रहे हैं, इनकी भौगोलिक सीमाओं में क्या है, निकटता है, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है।
और अगर ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो इनके बीच जो आपको रिलेशंस दिखाई देंगे वो दोनों प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और म्यूचुअल आपका कोऑपरेशन भी हो सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि संघवाद का एक कॉमन पर्पस क्या है, तो संघवाद का एक कॉमन या सिंपल पर्पस ये है कि वो इन सब के बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के ग्राउंड को इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बता रहा है कि दोनों हो सकते हैं। ये क्या है? दोनों हो सकते हैं। अब बात क्या है, समझो मेरी बात को। अब बात क्या है कि अब हम बात कहाँ जोड़ रहे हैं, ये तो मैंने इसका चिंता विंता सब आपको बता दी है। अब आपको डिस्कस जो करना है भारत के ग्राउंड पे लाके करना है, और आप देख पा रहे हैं कि मैं भारत के ग्राउंड पर लाकर ही सारा डिस्कशन आपके सामने कर रहा हूँ। तो देखिए बात क्या है कि मान लीजिए अगर सपोज दैट इनमें क्या है, इनमें म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट कार्य कर रहा है। सपोज दैट इनमें क्या है, ये क्या होता है, प्रिवेल होता है। प्रिवेल होने का मतलब क्या होता है कि ये आपको क्या दिखाई पड़ता है। तो अगर ये दिखाई पड़ता है तो क्या वाकई में ही आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसका सहारा लेकर के आप इसको सॉर्ट आउट कर पाएं? बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है। लेकिन वो जो आपका मैकेनिज्म है, समझना है मेरी बात को, वो जो आपका मैकेनिज्म है ये अपने आप में क्या है, संवैधानिक है। ये अपने आप में एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक, आप इसको कह सकते हैं संवैधानिक है ना, संवैधानिक है। ये जो आपका मैकेनिज्म है क्या है, संवैधानिक है। क्योंकि जब आप अपने यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 131 है, 131 है, और ये जो आपका 131 है ये बात करता है ओरिजिनल, ये बात किसकी करता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। और आप लोगों ने कहने की ये बात पढ़ रखी होगी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 131 जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर राज्यों के बीच कोई आपसी वाद विवाद होता है तो राज्य के बीच जो आपसी वाद विवाद होगा, उस आपसी वाद विवाद का जो आपका निपटारा होगा, उसको जो आप रिजोल्व कराने की बात करेंगे, वो मामला कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में चला जाएगा। यानी कि अगर आज के समय में नॉर्मली अगर हम इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो आज के समय में बात ऐसे है कि अगर मान लीजिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई डेडलॉक अराइज होता है, तो अगर इसका रिजोल्व आपको दिखाना है, इसका समाधान अगर आपको चाहिए, तो समाधान के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है वो आर्टिकल 131 आपके पास है। और आर्टिकल 131 के माध्यम से या इसके लाइट में आप लोग डायरेक्टली क्या कर पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर पाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हुए, है ना, इस डिस्प्यूट का क्या करेगा, निपटारा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है ना। अब एक और देखो प्रशांत, इधर देखो, मान लीजिए आपने दूसरी बार फिर इस बात को जोड़ के चलते हैं कि म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट अगर मान लीजिए राज्यों में आपस में दिखाई देता है, राज्यों में अगर कोई पारस्परिक झगड़ा है, पारस्परिक वाद विवाद है, तो एक संवैधानिक प्रावधान तो आपका ये है, यानी इस संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से आप डायरेक्टली क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जब आंसर लिख के दूंगा, है ना, असल में मेरा जो PDF मिलेगा आपको सैटरडे से मिलना स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि वैसे तो टाइम उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं बैठ के लिख लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। और समस्या ये है कि पॉलिटी में हिंदी में लिखने में थोड़ी मुझे समस्या है, दिक्कत है। इतिहास में तो मैं अपना काम चला लेता हूँ, है ना, ये एक भारी समस्या है। और मेरी बड़ी गंदी आदत है, इस बात को लेकर के सर ने मुझे बहुत बार समझाया भी है। मुझे हिंदी में जब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, पता नहीं क्या, बहुत दिन पहले से बात है। मेरा बड़ा मन है ना, क्योंकि मेरा जो गोल है जिसके बारे में आप लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं
वहाँ हिंदी का कोई काम ही नहीं है, वहाँ सारा काम किसका है? इंग्लिश का है। तो मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। दोबारा फिर देखते हैं इस बातों को, क्योंकि इन बातों को घुमाना है तो घुमाएंगे कैसे। दोबारा फिर देखते हैं कि अगर म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट आपको राज्यों के बीच अगर आपको दिखाई देता है, अगर राज्यों के बीच कोई आपसी झगड़ा वाद विवाद आपको दिखाई देता है, तो एक संवैधानिक व्यवस्था तो मैंने आपको पहले बता दी है, और दूसरी संवैधानिक व्यवस्था आपको मिलेगी आर्टिकल 262 में, और एक मिलेगा आपको आर्टिकल 263 में, ठीक है। समझना है केवल, इनके माध्यम से जो आपका संविधान है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर कर देता है। समझने पे जोर दो, वो क्या है? वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है, यानी कि भारत की संसद को क्या है? शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। और भारत की संसद को इस मामले में शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है कि अगर राज्यों के बीच कोई आपसी झगड़ा पैदा हो गया है, राज्य के बीच अगर म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट का ग्राउंड अराइज हो गया है, तो आप क्या बना सकते हैं? ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? न्यायिक अधिकरण बना सकते हैं, और न्यायिक अधिकरणों के माध्यम से राज्य के बीच के आपसी वाद विवादों का झगड़ा जो है वो क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहता है कि भैया आप हमें पागल क्यों बना रहे हो? पहली बात तो क्या है कि उसने अपनी चिंता में ये कहा कि सब लोगों ने ये डिस्कशन किए कि फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके समाधान के लिए तो आपने न्यायपालिका पे बहुत आगे बढ़कर चर्चा कर ली। हमारे बारे में तो आपने सोचा नहीं, किन के बारे में? राज्यों के आपसी झगड़ों के बारे में। तो पहली बात तो मैंने जोड़ के देखा है कि हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म की ये चिंता है कि राज्य रूपी इकाइयों के आपसी झगड़े का समापन कैसे किया जाए या इनका समाधान कैसे किया जाए। और जब इस बात को आप भारत में लाके रिलेट करेंगे तो भारत में आप देख रहे हैं कि राज्यों के बीच अगर आपसी झगड़े होते हैं तो आपसी झगड़ों के समाधान के लिए आपके पास दो प्रकार के संवैधानिक प्रावधान हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, दो प्रकार के संवैधानिक व्यवस्था है। एक आपके 131 में मैंने आपको जोड़ के दिखाई, 262 में भी है, 263 के अंदर भी आपका है। लेकिन हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहता है कि नहीं, आप हमें पागल ना बनाओ, क्योंकि ये जो संवैधानिक व्यवस्था आप हमारे सामने रख रहे हैं ना, ये देर से न्याय देती है। ये कैसे न्याय देती है? न्याय मिलता है, लेकिन कैसे न्याय देती है? देर से न्याय देती है। हमें ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ना है। हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म सीधा सीधा कहेगा कि हमें संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर नहीं बढ़ना है। अगर मान लीजिए राज्यों के बीच कोई म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट का ग्राउंड अराइज होता है तो हमें उसका, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक समाधान, ये इसकी मेन डिमांड है। हमें राजनीतिक समाधान, हमें राजनीतिक समाधान यानी कि हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन, हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, है ना। क्योंकि संवैधानिक प्रावधान जो आपने हमारे सामने रखे हैं इसमें न्याय तो मिल जाएगा, लेकिन न्याय में देरी है, क्योंकि इनके अपने क्या है? एक लेंदी प्रोसीजर है। आई बात समझ में? तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहता है कि ये बात आप अलग कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें अगर राज्यों के बीच कोई आपसी झगड़ा होता है, आपसी वाद विवाद होता है, तो उसका निपटारा करने के लिए हमें एक चाहिए पॉलिटिकल ग्राउंड। उसी को मैंने क्या कहा है? हमें राजनीतिक समाधानों की ओर बढ़ना है, यानी कि हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। तो यहां तक बताइए, कोई डाउट आपको है तो देख करके उसको। यानी कि संवैधानिक प्रावधानों की मनाही है और राजनीतिक समाधानों को खोजे जाने पर क्या है? बल है। कुछ नयापन लग रहा होगा, लेकिन नई चीज़ों को सीखने का हमेशा वेलकम करना चाहिए, है ना। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा टाइम टेकन हो जाती हैं। कल तो आपका इथिक्स का क्लास होना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि ये जो आपका जुलाई का महीना, इसमें चीज़ों को वाइंड अप करके दे दूं। अगले हफ्ते से थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करेंगे और चीज़ों पे थोड़ा अलग तरीके से काम भी करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या आपको हो तो आप मुझे बता दीजिए। सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, है ना। अब टिप्पणी में ऐसा तो नहीं कि पूरी रामायण आपको लिख के आना है ना। तो टिप्पणी में तो आपको चीज़ों को उठाना पड़ेगा अपने हिसाब से। अब देखिए
मैं कुछ अलग तरीके से आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। आप इस शब्द के आप थोड़े अभ्यस्त हो गए होंगे, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, है ना। कुछ बातें लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा हल्कापन महसूस हो। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है, पहली बात, है ना, और राज्यों के बीच गतिरोध मतलब डेडलॉक की मनाही करता है। मनाही मतलब उसको प्रोहिबिट करता है, एक बात। दूसरी बात क्या है, राज्यों के बीच सहयोग, और राज्यों के बीच सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, और राज्यों के बीच सहयोग कोऑपरेशन की वकालत करता है एडवोकेसी। वकालत करता है। तीसरी बात, संवैधानिक समाधानों का मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। संवैधानिक समाधानों पर अधिक भरोसा यानी कि फेथ, अधिक भरोसा नहीं, संवैधानिक समाधानों पर अधिक भरोसा नहीं। नंबर 4 पे क्या लिखेंगे, राजनीतिक समाधानों पर यानी कि पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। राजनीतिक समाधानों पर अधिक भरोसा, राजनीतिक समाधानों पर अधिक भरोसा। हो गया नोट डाउन? हाँ जी, हाँ, मैंने बताया ना कि क्योंकि जो आपके संवैधानिक समाधान हैं वो न्याय तो देते हैं लेकिन देर बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, और ये न्याय की बात करते हैं लेकिन क्या है, कम समय में। तो कम समय में जो न्याय की बात करते हैं उसके लिए इनको लगता है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कारगर चीज़ है। वही तो मैं आपको वही आपको पकड़ना है, क्योंकि अब हम वही लिखने जा रहे हैं। वही आपको पकड़ना था जो मैं आपको निकाल के दिखाना चाह रहा था। 4 बिंदु तो आपके ये हो गए, इससे आपको थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ होगा। अब देखिए, जैसे आपने सवाल पूछा थी कि संवैधानिक समाधान जो है उन पर इनको इतना ज़्यादा भरोसा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म ये कहता है कि जो आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, अगर स्टेट्स के बीच में अगर कोई म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट का ग्राउंड अराइज होता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए जो भी आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, उनमें देरी है। उनमें क्या है, देरी है। तो इसलिए हम क्या है, उस देरी को कम समय में बदलना चाहते हैं और हमें राजनीतिक समाधानों की ओर बढ़ना चाहिए। क्या है, अब देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है, अगर इसको ऐसे देखें, अगर इसको हम लोग ऐसे देखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है ये क्या कहता है, ये हमने कहा कि राजनीतिक समाधान, ये राजनीतिक समाधान यानी कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन, ये राजनीतिक समाधान
यानी कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन को अपनाकर चलने की बात करता है। तो यहाँ पर राजनीतिक समाधान का मतलब ये है कि संविधान की सीमाओं में रहते हुए, 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 बीइंग अंडर द लिमिटेशंस, बीइंग अंडर द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सीमाओं के अंदर रहते हुए, संविधान की सीमाओं के अंदर रहते हुए आपसी झगड़ों को या आपसी झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार, निपटारा करने का अधिकार स्वयं राज्यों के पास होना चाहिए, स्वयं राज्यों के पास होना चाहिए, है ना। आपसी झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार स्वयं राज्यों के पास होना चाहिए, आपसी झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार स्वयं राज्यों के पास होना चाहिए, है ना। इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा कि राइट टू रिजोल्व म्यूचुअल conflicts should have vested in the hands of states। ये मामला है। जो आपने कहा था वही बात मैंने जोड़ के आपको दिखाई है कि राजनीतिक समाधान पे जो बार बार हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो राजनीतिक समाधान का मतलब तो यही निकल के आया कि राजनीतिक समाधान का मतलब क्या होगा कि संविधान की सीमाओं में रहते हुए, यानी कि बीइंग अंडर द लाइट या लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपसी झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार स्वयं राज्यों के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं राज्यों के पास होना चाहिए, यानी कि राइट टू रिजोल्व म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स शुड हैव वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्स। तो जो आप संवैधानिक प्रावधान, मतलब इसमें चर्चाएं आती हैं कि अगर आप हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म को अपनी ओर से डिस्कस करने की कोशिश करोगे तो हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म आपको यही सिखाएगा कि संविधान की ओर इनको कम देखना है। इनको ऐसा लगता है कि संवैधानिक प्रावधान जो हैं उनमें देरी लगती है, और क्योंकि राज्यों के मध्य जो आपसी वाद विवाद है ना, राज्यों के मध्य जो आपसी वाद विवाद हैं, तो आपसी वाद विवादों का जो आपको निपटारा करना है वो राज्य की आपसी सहमति के आधार पर होना चाहिए, है ना। मान लीजिए मेरे और प्रशांत के बीच में क्लास में झगड़ा हो जाता है ना, तो आप भी हैं यहाँ पर, आपका मन क्या करेगा? आपका मन ये करेगा कि भाई आप दोनों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप क्या है कि बीच में मीडिएट करने की बात करोगे, है ना, अपना इंटरफेयर आप दिखाओगे और हमारे झगड़े को शांत करने की बात करोगे। अब ठीक है, हमने आपकी रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने अपने वाद विवादों को पीछे कर लिया, लेकिन क्या वो वाकई में समाप्त हुए? नहीं। वाकई में हमारा झगड़ा तब समाप्त होगा जब हम आपस में इस बात को बैठ करके बातचीत करेंगे कि झगड़ा क्यों अराइज हुआ है, कन्फ्लिक्ट का ग्राउंड क्यों अराइज हुआ है और उसका राइट सॉल्यूशन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म इस बात पर ही तो आपका ध्यान लाना चाहता है कि झगड़ा राज्यों के बीच का है, तो उसका निपटारा करने का अधिकार भी किसके पास हो? राज्यों के पास हो। क्या हो? राज्यों के पास हो। तो जो राजनीतिक समाधान की चर्चा है, तो राजनीतिक समाधान की चर्चा आप इस प्रकार से इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था कि जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है, ये राज्यों के मध्य आपसी सहयोग यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करता है। तो आप थोड़ा सा एक छोटा सा हेडिंग समझ के चलेंगे कि अगर आपको लिखने के क्रम में नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इट, यानी कि इसका चरित्र अगर आपको बताना हो,
तो इसका चरित्र देखिए दो प्रकार से होगा, और इसका चरित्र जो होगा हमेशा याद रखेंगे, इसका चरित्र जो आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन ही आपको दिखाना है, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन ही आपको दिखाना है। यानी कि इसका चरित्र जो आप दिखाएंगे वो सहयोग के धरातल पर ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये सहयोग ही तो लाना चाह रहा है जो हम सारी चर्चाएं कर रहे हैं। तो नेचर एंड करैक्टर आपको दो प्रकार से मिलेगा। एक पहला प्रकार होता है, उसको हिंदी में मैं लिखने की कोशिश करता हूं, उसको कहा जाता है आप इंग्लिश में ही काम चला लो यार, है ना, उसको कहा जाता है इंटर स्टेट कोऑपरेशन। इंटर स्टेट कोऑपरेशन, हिंदी में एक शब्द आता है आपने सुना होगा अंतर्राज्यीय सहयोग। क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय सहयोग करेंगे। इंटर स्टेट कोऑपरेशन यानी कि क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय सहयोग करेंगे। इंटर स्टेट कोऑपरेशन का मतलब क्या होगा? इंटर स्टेट कोऑपरेशन का मतलब ये होगा एक स्टेट S1 है और उसके सामने क्या बढ़ा दिया आपने? S2, राज्य के मध्य। इंटर स्टेट कोऑपरेशन का मतलब क्या होगा? राज्य के मध्य। एक रिलेशन आप इसमें दिखाएंगे, इसके क्या बोलते हैं करैक्टर में, ये काम कैसे, मतलब कैसे इसका चरित्र आपको दिखाना है। एक होगा आपका मल्टी स्टेट इंटर कोऑपरेशन, है ना, मल्टी स्टेट इंटर कोऑपरेशन, है ना। इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा भाई? क्या लिखें इसके लिए अच्छी शब्दावली? हाँ, बहुराज्य आंतरिक सहयोग। क्या कहेंगे? बहुराज्य आंतरिक सहयोग इसको कह देंगे। तो ये जो आपका इसका नेचर अगर आपको दिखाना, तो नेचर आप इसका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म का दो प्रकार से दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ सारी की सारी कहानी किस पर है? राज्य रूपी इकाइयों पर है। सेंटर को तो हम जोड़ के चले ही नहीं, क्योंकि इसकी चिंता ही होती, मैंने शुरू में आपको बताया था। तो अगर इसका नेचर आपको बताना हो एक लाइन में, तो ये दो प्रकार से इसका नेचर आप लोग बता पाएंगे। एक क्या होगा आपका? इंटर स्टेट कोऑपरेशन होगा, है ना। और इंटर स्टेट कोऑपरेशन में आप क्या दिखा रहे हैं? राज्य के मध्य आप इसको कह सकते हैं मेरे हिसाब से। एक क्या होगा? मल्टी स्टेट इंटर कोऑपरेशन होगा, यानी कि बहुत सारे राज्यों के मध्य एक साथ क्या दिखाना है आपको? कोऑपरेशन आपको दिखाना है। तो नेचर पे आप लोग क्या करेंगे? ऐसे बात कर सकते हैं। क्या है? नेचर पे आप लोग ऐसे बात कर सकते हैं। और फाइनली इसको वाइंड अप करते हैं। आइए, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म को किस प्रकार से लागू कराया जाता है, है ना। इंग्लिश में थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं। इन व्हाट वे वी कैन इम्प्लीमेंट इट। किस प्रकार से लागू कराया जाता है ना, किस प्रकार से लागू कराया जाता है। तो ये सारा खेल समझ का है। पहली बात क्या है कि ये जो आपके राज्य रूपी इकाइयां हैं, ये आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं, ये आपस में अनुबंध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये आपस में अनुबंध कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए अगर राज्यों के बीच अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और राज्यों के बीच अगर कोई समस्या पैदा होती है, और राज्यों के बीच अगर कोई आपका डेडलॉक राइज होता है, तो उसके सॉर्ट आउट के लिए, उसको रिजोल्व कराने के लिए ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि पारस्परिक अनुबंध कर सकते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि पारस्परिक अनुबंध कर सकते हैं। इधर देखिए, एक टर्म्स आता है जिसको हम कहते हैं कॉमन लीगल एक्शन। जिसको क्या कहा जाता है? कॉमन लीगल एक्शन, है ना। कॉमन लीगल एक्शन, इसको समझ लीजिएगा आप रुक करके। कॉमन लीगल एक्शन का मतलब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आपने कहा
कि ये आपके पास भारत में क्या है, कुछ राज्य रूपी इकाइयां हैं। इस तरीके से भारत में क्या है, कुछ राज्य रूपी इकाइयां हैं। सोच समझना मेरी बात को। अब ये जो आपके राज्य रूपी इकाइयां हैं, इन सभी में मान लीजिए मैंने कहा, इन सभी में मान लीजिए मैंने क्या कहा, आपकी एक कंपनी आपकी ले ली हमने, जिसको हम कह सकते हैं अमेजोन। तो ये कंपनी क्या है, इस कंपनी का प्रभाव हर स्टेट में है। इस कंपनी का प्रभाव क्या है, हर स्टेट में है जी। हर स्टेट में क्या है, ये कार्य कर रही है ना। तो अगर इस कंपनी को आप ऐसे जोड़ के चलें कि ये जितने राज्य हमने यहाँ पे लिए हैं, ये कंपनी हर स्टेट में क्या कार्य कर रही है, और जब इस कंपनी ने हर स्टेट में कार्य किया तो जो आपकी स्टेट है ना, इस कंपनी ने क्या कार्य किया, देखिए ऐसे इस कंपनी जो कार्य किया, तो अमेजोन जो आपकी कंपनी, उसने जब अपना फंक्शन किया, आप इसको ऐसे समझिएगा, इसने जब अपना क्या किया, फंक्शन किया, तो इसने अपने लिए तो क्या कर लिया, प्रॉफिट रेज कर लिया। इसने अपने लिए तो क्या कर लिया, प्रॉफिट रेज कर लिया, अपना तो लाभ कर लिया। लेकिन जो आपकी स्टेट्स हैं, स्टेट्स को क्या हो गया, लॉस हो गया। स्टेट को क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। और ये लॉस क्या है, सभी को हो गया है। नहीं है ये बात समझ में? दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने ये कुछ भारत की ये क्या है, अपने राज्य रूपी इकाइयाँ ले ली, और ये जो आपके राज्य रूपी इकाइयाँ हैं, इनमें हमने कहा, हम अपने आप को समझाना चाहते हैं कि कॉमन लीगल एक्शन का मतलब क्या है। तो कॉमन लीगल एक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि ये आपके सामने कोई अमेजोन आपकी क्या है, कोई कंपनी है ना। वो तो आप जानते होंगे कहाँ से, क्योंकि आपने ऑर्डर बहुत कर रखे होंगे। हमसे तो खैर करना आता ही नहीं है, हमारी कोई वो भी नहीं है, आईडी भी नहीं है इस पर, है ना, क्योंकि हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, तो हमने इसको प्रयोग भी नहीं किया कभी। लेकिन इसी का उदाहरण मैंने आपके सामने ले लिया है। तो ये जो आपका अमेजोन कंपनी है, मान लीजिए ये जो राज्य रूपी इकाइयाँ हमने बनाया है, इनमें क्या है, इसका फंक्शन है, ये अपना कार्य कर रही है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब इसने अपना कार्य किया, जब इसने अपनी फंक्शनिंग एक्टिविटी की है, तो इसने अपने तो लाभ कर लिया है, अपने लिए तो इसने क्या लाभ कमा लिया है। वो सीधी सी बात है भाई, जब ये अपनी लाभ कमाने की बात करेगी तो हो सकता है कि स्टेट्स को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो अब ये नुकसान किसको हुआ है, सभी को हुआ है। क्या हुआ, सभी को हुआ है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म में कहा जाता है कि अगर ऐसा कभी होता है ना, तो स्टेट्स को आपस में मिलना चाहिए। जिन जिन राज्यों को नुकसान हुआ है उनको आपस में मिलना चाहिए, और उनको आपस में मिलके ये तय करना चाहिए कि हम न्यायपालिका में क्या करेंगे, कॉमन लीगल एक्शन को लेकर के आएंगे। ये न्यायपालिका की ओर है। हम जब कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में क्या होगा, हम सब लोग क्या करेंगे, मिलके कार्य करेंगे। इसको क्या कहा जाता है, इस कंपनी के अगेंस्ट क्या लिया जाएगा, कॉमन लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो एक तो एग्रीमेंट के माध्यम से आप इसे लागू कराते हैं। हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहता है कि राज्यों के बीच अगर कोई आपसी वाद विवाद पैदा होता है, तो उन्हें उसका निपटारा करने के लिए सबसे बेस्ट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, आप एग्रीमेंट कर लें आपस में। आप क्या कर लें, आपस में एग्रीमेंट कर लें। एक है कॉमन लीगल एक्शन, यानी कि कोई भी संस्था, एनी इंस्टीट्यूशन, या कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, अगर समान रूप से राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करता है, तो राज्य उसके खिलाफ एक हो सकते हैं, और एक होकर के न्यायपालिका में कॉमन लीगल एक्शन ला सकते हैं। एक होकर के न्यायपालिका में कॉमन लीगल एक्शन ला सकते हैं। तीसरा डिस्कशन है, जिसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि कॉमन ग्राउंड, इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग, जनरेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड, जनरेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड रिगार्डिंग टू स्टेट लिस्ट, रिगार्डिंग टू स्टेट लिस्ट। हिंदी में आप इसको लिख लीजिएगा कि राज्य सूची के संदर्भ में समान धरातल को पैदा किए जाने की आवश्यकता। राज्य सूची के संदर्भ में समान धरातल को पैदा किए जाने की आवश्यकता। राज्य सूची के संदर्भ में समान धरातल को पैदा किए जाने की आवश्यकता। जनरेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड रिगार्डिंग टू स्टेट लिस्ट।
हम सारा डिस्कशन भारत के ऊपर लेके आए हैं क्योंकि हमें भारत के हिसाब से चीज़ों को लिखना है। ठीक है, अब इतने समझदार आप लोग हैं कि जो आपका 7th शेड्यूल है आपके पास, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जो आपके पास 7 शेड्यूल है, ये इसी में आपको क्या मिल जाता है, स्टेट लिस्ट आपको मिलता है। 3 प्रकार की लिस्ट आपको मिलती है ना, एक को कहते हैं यूनियन यानी कि संघ सूची, एक को कहते हैं राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट उसको कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि स्टेट लिस्ट जो आपका है, इसके जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इसके जो क्या है ऑल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इसमें जो सारे के सारे विषय आपको मिलते हैं, इन विषय पर अगर हम कहेंगे कि राइट टू मेक लॉज, यानी कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। किनका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये क्या रहा आपके पास, यूपी रहा, और ये क्या आपके पास, मान लीजिए आपने क्या कहा, बिहार कहा। और आप लोग जानते हैं कि यूपी और बिहार की सीमाएं क्या हैं, मिली हुई हैं। सीमाएं ना भी मिली हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, हमारे यहाँ क्या ये बात नॉर्मली है, और इट इज़ वेरी नेचुरल इन इट्स नेचर। ये अपने चरित्र में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक है, स्वाभाविक है कि एक राज्य के लोग क्या है, दूसरे राज्य में जाते रहते हैं, है कि नहीं। एक राज्य के लोग क्या दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। आप बात को गौर से समझना कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते रहते हैं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि राज्य सूची में यानी कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है। तो राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो राज्य सूची के किसी विषय में यूपी में कोई और कानून हो सकता है और बिहार में कोई और कानून हो सकता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति लगातार उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उत्तर प्रदेश में जो कानून है उसका तो क्या वो हैबिचुअल है, लेकिन अगर वह बिहार में जाएगा तो उसके दिमाग में कानून तो वही याद रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर यूपी में कोई और कानून हो और बिहार में कोई और कानून हो। तो आए दिन क्या होता रहता है कि लोगों को समस्या होती रहती है, यहाँ क्या है, यहाँ उसी कानून का वो पालन कर रहा है और यहाँ कानून बदल गया तो उसी कानून का क्या हो गया, वायलेशन हो गया, यानी कि उसी कानून का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो इससे भी क्या हो जाता है, राज्यों में आपसी तनाव पैदा हो जाते हैं। कई बार क्या हो जाते हैं, राज्यों में आपसी तनाव पैदा हो जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म में कि भाई ये कोशिश की जाए कि राज्य सूची जो है, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको दिखाई देती है, वो जो राज्य सूची के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार जो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपस में सहयोग कर लेना कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं सब पर कानूनों में क्या आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यानी कि क्या आ जाए, एक कहते हैं कि उसको हिंदी में समरूपता आ जाए या समानता आ जाए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, समस्याओं का सामना ना करना पड़े और राज्यों में आए दिन क्या हो, तनाव पैदा ना हो। तो हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म को 3 तरीके से आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा सकते हैं, और 3 तरीके से जब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे तो कहानी बिल्कुल आपके सामने बना हुआ है, और कहानी आपको इसी रूप में लेकर के चलना है जिस रूप में मैंने आपको कहानी बता दी है। एक चीज तो ये है ना, आगे समझे पूरा, कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखिए इसमें एक टर्म्स आपने पढ़ा होगा, इसी में थोड़ा आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, और ये तो खैर अब आपका बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके सारे ग्राउंड्स मैंने कहीं ना कहीं आपके सामने रख दिए हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है सहकारी संघवाद। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद क्या है भैया,
हैं? ठीक है, अच्छे नंबर लाने हो तो कैसा व्यवहार करोगे? वही तो, इसलिए तो मैंने वो पहले कैलकुलेशन की है आपके सामने। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म है या वर्टिकल फेडरलिज्म है, अगर आप इनकी कनेक्टिविटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कर दें तो आपको नंबर दौड़ के देगा वो, है ना। क्योंकि वो दो चीज़ें जो मैंने आपकी दिखाई है ना, वो नॉर्मली आपकी लक्ष्मीकांत तक में भी आपको नहीं मिलने का है। और लक्ष्मीकांत मोस्ट रेलिवेंट बुक मानी जाती है इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में। इवन डी डी बसु को तो खुद मैं पढ़ता हूँ, डी डी बसु में भी वो चीज़ें हैं नहीं। ये चीज़ें बड़ी थोड़ा अलग तरीके से निकाली हैं, अकाउंट्स को थोड़ा तलाशा गया तो वहाँ से ये चीज़ें निकाली गई हैं। एक बात समझते हैं, आंसर आप खुद दोगे, मैं केवल आपको जागरूक करूँगा। देखिए, अगर हम एक शब्द लिखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में हमने बार बार इस चीज़ को जोड़ा है कि हमें क्या लेके चलना होता है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। तो डिवीजन ऑफ पावर को एक बार फिर जोड़ के देखते हैं। ये समझने की बातें, ड्राफ्टिंग तो आपने बहुत बार पहले बना रखी है, इनको नोट डाउन नहीं करेंगे बेकार में, आप यहां समझ लें आप लोग। इंडिया, तो आप एक बात देखिएगा कि यहां पे जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, इसमें किसके बीच है, सेंटर और स्टेट्स के बीच है। यही तो बात है, गौर से समझना, आंसर तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ये बातों बातों में आपको समझा दूंगा, और ये मेंस में लिखने के लिए आता भी है। और एक चीज़ क्या है, इंडिया में भी क्या है आपके सामने कि एक तरफ सेंटर, एक तरफ क्या आपके स्टेट्स। बात आ रही समझ में? अब मुझे इतना बताओ भी, दोनों लोग मिलके सामूहिक तौर पर, ठीक है, कि यूएसए का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो यूएसए का जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें जो डिवीजन ऑफ पावर आपको प्रिवेल होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, है ना, इसमें स्ट्रोंग कौन है? ये क्या है, इसमें स्ट्रोंग है। ये इसमें क्या है, स्ट्रोंग जोन में आपको नजर आते हैं, ठीक है जी बात। और सेंटर आपको कहां नजर आता है, वीक जोन में आपको नजर आता है, वीक जोन में आपको नजर आता है। आई बात समझ में? इंडिया में आओ, इंडिया में इसी बात को जोड़ो, इंडिया में स्ट्रोंग जोन में कौन है, कौन है, सेंटर है। यहां पर स्ट्रोंग जोन में कौन आपका, सेंटर है। और कहीं ना कहीं वीक जोन में क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वीक जोन में आपके क्या है, तो ये जो बना हुआ है, ये जो मैंने बनाया है, ये पता क्या है, बताओ जरा क्या है ये। अभी तक जो मैंने समझाया उसी में से एक आंसर निकाल के मुझे दिखा दो कि ये क्या है। ये वर्टिकल, और आपने बोला था कि वो हमें जोड़ के दिखाना है। ये क्या है, वर्टिकल, मैंने शुरू में समझा भी दिया था। वर्टिकल क्या कहेंगे इसको, हाँ, वर्टिकल रिलेशनशिप, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल रिलेशनशिप, है ना, ऑफ फेडरलिज्म। देख लो इधर, इसी को तो कहते हैं नॉर्मली जो आपको फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो बड़े अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अगर हम यूएसए में डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं, तो यूएसए में जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, ये क्या है, ये आपका है क्या, ये आपका सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपको दिखाई देता है। अगली बात, यहाँ स्ट्रॉन्ग जोन में कौन है, हमने क्या दिया, स्टेट्स हैं, आपने पहले पढ़ रखा है। तो वीक जोन में कौन जाएगा, सेंटर जाएगा, पहले समझ लो। अब कोई बात भी नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंडिया में आप डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के आओगे तो क्या होगा, एक तरफ आपका सेंटर होगा, एक तरफ आपके स्टेट्स होंगे।
यहाँ स्ट्रॉन्ग जोन में कौन आपका सेंटर है और वीक जोन में क्या आपके, इसको कहा जाता है वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके समझ में क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपके समझ में क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपके समझ में यह आना चाहिए कि अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग जोन में स्टेट्स हैं, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग जोन में स्टेट्स हैं तो ये सेंटर को क्या करेंगे, सेंटर का क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, सेंटर का क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ये आपके समझ में आना चाहिए भैया। और यहां पे अगर केंद्र आपका क्या स्ट्रॉन्ग जोन में है तो केंद्र स्टेट्स का क्या करेगा, केंद्र स्टेट्स का क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, नॉर्मली अगर हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ें तो जो ज्यादा ताकतवर और कमजोर का शोषण करने की बात करेगा, मानोगे नहीं मानोगे इस बात को, जो ज्यादा ताकतवर और कमजोर का शोषण करने की बात करेगा और कमजोर को डराने की बात करेगा, ऐसे समझो धमकाने की बात करेगा, नॉर्मली तो आपको यही समझना है ना। लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहता है कि ये सब पागलपन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सीधी सी बात कहता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहता है आपका कि भैया देखिए ऐसा है कि फेडरल स्ट्रक्चर्स में यानी कि संघात्मक व्यवस्थाओं में ये जो आपको वर्टिकल रिलेशनशिप दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग जोन में है वो कमजोर वाले का शोषण करेगा, इसको तोड़ो, इसको क्या करो, तोड़ो। और इसको तोड़ करके क्या है, देखा क्या लिखा हुआ, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होगा कि चाहे आप यूएसए की बात करें, चाहे आप लोग किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, डजंट मैटर, आप चाहे यूएसए की बात करें, चाहे आप लोग किसकी बात करें, इंडिया की बात करें। यूएसए में अगर आपको ये सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेल्ड हुआ है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और भारत में जो आपको डिवीजन ऑफ पावर प्रिवेल होता है सेंटर और किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में, वो अलग बात है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन में कौन है, ये है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन में कौन है आपका, ये है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन में कौन है आपका, ये है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यही तो कहता है कि आपको वर्टिकल रिलेशनशिप तोड़ना है और इनको ये समझाना है, इनको ये समझाना है कि पागल बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आप स्ट्रॉन्ग जोन में हो, बल्कि आपको अपनी इस फीलिंग से बाहर आना है, और आपको क्या आना है, यहां पर अपनी फीलिंग से बाहर आना है, समझ में आ रही, अपनी फीलिंग से बाहर आना है। और दोनों के बीच कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव ग्राउंड, दोनों के बीच कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव ग्राउंड स्टेब्लिश हो जाए, दोनों के बीच कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव ग्राउंड स्टेब्लिश हो जाए, यानी कि सहयोगात्मक धरातल क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। यहाँ भी क्या होना चाहिए, दोनों के बीच कोऑपरेटिव, दोनों के बीच कोऑपरेटिव ग्राउंड, दोनों के बीच क्या आपका कोऑपरेटिव ग्राउंड क्या हो जाए, स्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये सिखाता है कि अगर हम इस वर्टिकल रिलेशनशिप को लेकर के चलेंगे तो वर्टिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या बातें समझ में आती हैं, वर्टिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बातें ये समझ में आती हैं कि जो स्ट्रॉन्ग जोन में है वो समझेगा इस बात को कि मैं स्ट्रॉन्ग जोन में हूं, तो जब वो स्ट्रॉन्ग जोन में होने के नाते जो वीक जोन में है उसका एक्सप्लॉयटेशन करने की बात करेगा, तो भैया इनमें तो झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। और इनमें क्या हो जाएगा, झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर का पर्पज होता है कि विकास के पथ को अचीव करना है, उस विकास के पथ को अचीव नहीं किया जाएगा। इसलिए जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है या जो आपका फेडरलिज्म है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, उसको लचीला बनाने के लिए, उसको उदार बनाने के लिए, उसको लिबरल बनाने के लिए एक ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है जिसको आप क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। कहानी क्लियर, टेक्निकली ग्राउंड अगर आप जोड़ोगे तो सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, है ना।